हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज की वीडियो हम राउट्स के नियम के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बच्चों इंग्लिश में राउट्स का लॉ कहते हैं और हिंदी में कहते हैं राउट्स का नियम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, मैंने जो बताया था आपको पिछले चैप्टर में कि विलियन जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चे जो क्वेश्चन है विलियन पार्ट के अंदर से ही आता है, और एक ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कोई सा साल नहीं जाता ये बच्चों जो आता नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यदि आपने इसको तैयार नहीं किया तो आप इसको एग्जाम में छोड़ कर आ जाओगे। ठीक है, यदि आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप इसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ कर आओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें, लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम राउट्स के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो इसका सूत्र जो होगा हम उसको ड्राइव करके लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों बने रहिए तब तक के लिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं राउट्स के नियम की। ठीक है, परिभाषा किस प्रकार से लिखकर आनी है प्यारे बच्चों? राउल्ट्स वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। ठीक है, राउल्ट राउल्ट वैज्ञानिक ने सन 1986 में, कितने में? सन 1986 में तनु विलियनों। तो आपको एक बात याद रखनी है, विलियन को ऐसे लेने, तनु लेने। ठीक है, तनु विलियनों के वाष्पदाब को, किसको बच्चों? यहाँ एक बात याद रखनी है, वाष्पदाब को समझाने के लिए एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, राउल्ट वैज्ञानिक ने सन 1986 में तनु विलियनों के वाष्पदाब को समझाने के लिए एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों राउल्ट का नियम समझ में आया? राउल्ट का नियम वाष्पदाब को समझाने के लिए दिया गया था। राइट है, राउल्ट ने किसको समझाया? वाष्पदाब को समझाया, वो भी किसके बच्चों? तनु विलियनों के वाष्पदाब को समझाया। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार राउल्ट ने क्या बताया, जरा इसको ध्यान से सुनना। राइट है बच्चों, इस नियम के अनुसार, राइट है, उन्होंने बोला है कि किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन में विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन उस विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों जरा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ बोला है किसी अवाष्पशील, क्या बोला है यहाँ पर? यहाँ बोला है बच्चों किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो आपको विलेय पदार्थ लेना है अवाष्पशील। तो आपको पता है चीनी है, नमक है, ये जो विलेय पदार्थ है ना, ये अवाष्पशील है। तो प्यारे बच्चों इनकी वाष्प नहीं बनती है, इसलिए आपको एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ लेना है और विलायक ले लेना है, उसका क्या बना लेना है आपको? विलयन। ठीक है, अब क्या करना है, जब विलयन बन जाए तो उस विलयन के अंदर जो विलायक है, यानी कि जो आपने जल लिया है, उसका वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन। क्लियर बच्चों, उसका वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, तो इसे याद रखना, अपेक्षित अवनमन उस विलयन में। तो अब उसी विलयन के अंदर आ जाइए, उस विलयन में जो विलेय लिया था आपने, विलेय मान लेते हैं आपने लिया था, चीनी लिया या नमक लिया, तो उस विलयन के मोल प्रभाज, जिसे भी याद रखना बच्चों, मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये याद रखना है, विलेय पदार्थ तो विलयन बन जाएगा, उस विलयन के अंदर विलायक का वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, ठीक है, उसी विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राइट है ना बच्चों? तो फिर द्वारा से समझेंगे, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन में विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन उस विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? तो आपको इस प्रकार से लिखकर आना है। देखिए ये जो एक परिभाषा है, दूसरी परिभाषा भी आप समझ सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे प्यारे बच्चों? दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यदि आप दूसरी परिभाषा भी लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों स्थिर ताप पर दूसरी परिभाषा कैसे लिख कर आएंगे? स्थिर ताप पर, कैसे बच्चों? स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, प्यारे बच्चों विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्पदाब, किसका बच्चों? विलायक, यानी कि जो अधिक मात्रा में होगा उसका वाष्पदाब। राइट है, वाष्प विलायक का, सॉरी वाष्पदाब नहीं, मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज
के समानुपाती होता है। एक बार फिर समझेंगे। स्थिर ताप पर, याद रखना बच्चों, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है। स्थिर ताप लेना है आपको। कैसे लेना है बच्चों? आपको ताप लेना है स्थिर। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, आपको लेना है विलायक का वाष्प दाब। राइट है बच्चों। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखिए परिभाषा दोनों सेम है, मैंने आपको बताई थी, परिभाषा दोनों सेम है। यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब है और विलायक के मोल प्रभाज के ही समानुपाती होता है दूसरे के अनुसार। ठीक है, यदि आप इतनी बात याद रख लेते हैं तो आप क्वेश्चन को, आप जो है ना जो सूत्र है उसको ड्राइव करके ला सकते हैं। यदि आप इतनी बात नहीं समझेंगे तो समझिए आप क्वेश्चन का जो डेरिवेशन है उसको ड्राइव करके नहीं ला सकते। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम देखिए परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा में बोला था कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। प्यारे बच्चों परिभाषा के अनुसार बोला कि विलायक का वाष्प दाब, ये है बच्चों, है ना, ये है विलायक का वाष्प दाब। यहाँ तक तो समानुपाती होता है किसके? विलायक के मोल प्रभाज के। तो हमने लिखा विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने लिख दिया विलायक का मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से अगर ये वाली पंक्ति समझ में आ गई तो प्यारे बच्चों आगे की जो है और आसान हो जाएगा। आगे कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इसका जो है सूत्र आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ वाष्प दाब है और यहाँ मोल प्रभाज है। तो मैं आपको बताता हूँ वाष्प दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है, मोल प्रभाज को X से प्रदर्शित किया जाता है। राइट है, विलायक का वाष्प दाब विलायक का मोल प्रभाज, वाष्प दाब को P से और मोल प्रभाज को X से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन मैंने आपको जो इससे पहला जो वीडियो था जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि जो बच्चों विलयन होता है वो दो घटकों से मिलकर बनता है, एक विलेय और दूसरा विलायक से मिलकर बनता है। ठीक है, ये बात आपको बोली थी, एक विलेय और दूसरा विलायक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि विलेय कम मात्रा में और विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलेय को B से और विलायक को A से प्रदर्शित करते हैं। तो यही बात बोली, अगर विलायक की बात आए तो यहाँ जो वाष्प दाब है इसकी रेस्पेक्ट में क्या लगा देंगे आप? इसकी रेस्पेक्ट में E लगा दोगे। इसका मतलब ये होगा कि वाष्प दाब है विलायक का वाष्प दाब समानुपाती होगा, ये क्या है बच्चों? मोल प्रभाज, यानी कि यहाँ आपने क्या लगा दिया? A, तो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में ये आपको पता होगा जब कोई समानुपाती का चिन्ह हटेगा या प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो फिर बराबर आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके थ्रू एक कांस्टेंट आ जाएगा और इस कांस्टेंट, ठीक है, ये इसका एक निश्चित मान होता है। तो हो जाएगा यहाँ से P A बराबर KXA, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखिए जब यहाँ से ये हटेगा, जब यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जब ये हट जाएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा पी ए प्रोपोर्शनल एक्स, यानी कि पी ए बराबर के एक्स है। तो के कहाँ से आया? यहाँ से आया। देखिए अभी हटा तो के आ गया। तो प्यारे बच्चों इसको आपको क्या कर लेना है? समीकरण एक मान लेनी है। तो चलिए आपको ये याद रखना है, बट वी नाउ डेट, अब लिख के क्या आना है? इससे आगे लिख के आना है बट वी नाउ डेट। इसका मतलब ये हो गया परंतु हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक के लिए पी ए बराबर पी नॉट है। तो प्यारे बच्चों शुद्ध विलायक कब होगा? एक गिलास जल ले लीजिए और एक चम्मच चीनी ले लीजिए। अभी आपने चीनी को जल के अंदर नहीं मिलाया है, ठीक है, तो जो जल है ना वो शुद्ध है। और आप कहेंगे जल के अंदर चीनी नहीं है यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं है, तो उसकी जो मान है उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए शुद्ध विलायक के लिए पी ए बराबर पी नॉट ए होगा, राइट, क्योंकि उसके अंदर विलेय पदार्थ नहीं है, इसलिए पी ए बराबर पी नॉट ए हो जाएगा। और जो ये समीकरण एक आई है, पी ए की जगह आप क्या रख दोगे? पी नॉट ए रख दोगे। तो ये जो समीकरण है इस प्रकार से बनकर आ जाएगी। P इसकी जगह क्या रख दोगे? P नॉट ए, यानी कि इसकी जगह क्या रख दोगे? P नॉट ए बराबर के एक्स हो जाएगा। ठीक है, P नॉट ए बराबर के एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण हमने क्या मान लिया है बच्चों? A मान लिया है। तो ये समीकरण समझ में आ गई है। तो समझिए आप आगे का और समझने वाले हैं, तो इसको और समझिए। तो देखिए यहाँ P नॉट ए जो आया है ना, ये P नॉट आया बच्चों यहाँ
इसकी जगह हमने पी नोट ए रख दिया, तो नई समीकरण बन के आ गई। इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लेते हैं। ठीक, अब क्या लिखना है बच्चों आपको, अब लिखना है एंड वी नाउ डेट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया और हम यह भी जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बराबर 1। आप कहोगे सर ये सूत्र कहाँ से आया, तो प्यारे बच्चों ये जो विलियन चैप्टर है इसके अंदर मैंने बताया कि जो 4-5 क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, जैसे कि राउल्ट्स का नियम जो मैं इस टाइम आपको करवा रहा हूँ। एक है बच्चों मोल प्रभाज, एक है मोलरता, एक है नॉर्मलता। ठीक है, एक है मोललता, राइट है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मोस्ट क्वेश्चन है हर साल आने वाले क्वेश्चन है, राइट है ना। तो इस प्रकार से एक्स प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सूत्र आया कहां से, तो बच्चों मोल प्रभाज का सूत्र है। मोल प्रभाज की परिभाषा, मोल प्रभाज में हम डिराइव करके लाते हैं कि किसी विलयन के अंदर विलय का मोल प्रभाज और विलय का मोल प्रभाज, इन दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझिए। देखिए ये मोल प्रभाज होता है, मैंने पहले बताया था एक्स, और ये जो ए लगाया है ना इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये हो जाएगा कि विलायक का मोल प्रभाज है। हमने यहाँ बी लगाया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बी का मोल प्रभाज है। तो विलायक का मोल प्रभाज और विलय का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब क्या करना है बच्चों, फिर दोबारा से आपको लिखना है शुद्ध विलायक के लिए। क्या लिखोगे आप, अब आपको लिखना है दोबारा से शुद्ध विलायक के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था एक गिलास जल लीजिए और 1 चम्मच चीनी, भी आपने उसको मिलाया भी नहीं है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा बच्चों, उसके अंदर जो है विलय नहीं होगा, और विलय का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10। अब लिखना है आपको 10, अतः करके लिख देना है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 की जगह आप एक्स बी की जगह क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, तो आपको मिलेगा एक्स ए बराबर 1। देखिए ये बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मान हम कहीं ना कहीं रखेंगे, इस नीचे हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों x से बराबर क्या आ गया था, x से बराबर आ गया था 1। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, पी ए तथा x ए का मान समीकरण ए में रखने पर, देखिए अब जो x ए और पी ए का मान आया है, ठीक है नहीं, x ए का मान और पी ए का मान बच्चों कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ भी x ए बराबर 1 और पी ए बराबर नोट ए बराबर, ठीक है, x बराबर 1 आया है, तो आपकी जो समीकरण है ना बी ए समीकरण, तो वहां इसका मान रख देना, तो समीकरण हो जाएगी p नोट ए बराबर के एक्स से, क्या हो जाएगी समीकरण, यानी कि आपको x ए की जगह क्या रख देना है बच्चों, 1 रख देना है, p नोट ए बराबर के गुणा 1, यानी कि p नोट ए बराबर के, आपको जिस बच्चों प्यारे बच्चे पता होना चाहिए, किसी भी संख्या की, अगर आप किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, पी नोट बराबर के हो जाएगा। देखो मैथमेटिक्स कहता है आप राइट मतलब हैंड चेंज कर सकते हो, इसको इधर लिख लो इसको इधर लिख लो, नो प्रॉब्लम, डज नॉट प्रॉब्लम। ठीक है, के बराबर पी नोट है, तो के का मान अब समीकरण 1 में रखने पर, देखिए मैंने आपको बताया था समीकरण 1 कौन सी है बच्चों, समीकरण 1 ये वाली है, कौन सी है, समीकरण 1 बच्चों ये वाली है। ठीक, तो क्या मिला आपको, के बराबर पी नोट है। अब क्या करोगे बच्चों, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जब आप के का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सुनते रहना ध्यान से। ठीक है, तो समीकरण 1 कौन सी थी बच्चों, ये वाली। ठीक है, मैंने इसको यहाँ भी लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे समझने में और आपको आसानी रहे आपको लिखने में। ठीक है, तो यहाँ हमने पी ए बराबर पी नोट ए लिख दिया, राइट है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर पी नोट ए, यानी कि आपको आपको क्या करना है, के की जगह पी नोट रख देना है। ठीक है, यहाँ जो के है ना, यहाँ पर क्या रख दोगे, पी नोट है, इसलिए हमने इसको के बराबर पी नोट निकाल कर लेकर आए ताकि हम समीकरण 1 में इसका मान शिफ्ट करें। ठीक है, तो देखिए तो के की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पर पी नोट है, तो अब ये नई समीकरण बन गई है, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। वी हैव यार बच्चों, अब क्या लिख कर आओगे, वी हैव मतलब वही वाली बात, मैंने आपको मोल प्रभाज अभी बताया था। मोल प्रभाज जो होता है बच्चों, ये विलय का मोल प्रभाज है और ये विलायक का मोल प्रभाज है, तो विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज का योगफल, ठीक है, इनका जो योग है ना बच्चों 1 के बराबर होता है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, मोल प्रभाज के लिए, बस आज इतना ही समझ लीजिए। तो देखिए आपको पता है जब एक्स बी को आप इधर लेकर चले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स ए बराबर, आपको मिलेगा एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, राइट है बच्चों, आपको मिलेगा एक्स ए बराबर 1 माइनस के एक्स बी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मिलेगा एक्स ए बराबर 1 माइनस से एक्स बी, से मान लो समीकरण 4, तो एक्स ए का मान मिल गया आपको। ठीक है, अब समीकरण 4 मान ली, इसके बाद आप इसका क्या करेंगे, ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है, समझते रहिए। अब क्या किया आपने यहाँ पर,
प्यार बच्चों अब आपने क्या किया, आपको करना क्या है, एक्स ए का मान उठाकर यहाँ से समीकरण जो 3 आई थी बच्चों उसमें रखना है। तो समीकरण 3 कौन सी थी, पी ए बराबर पी नोट है एक्स, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक्स ए की जगह और उसका एक्स ए की जगह एक्स ए का मान रख देना। बस क्या करना है, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स भी रख देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे फिर क्या मिलेगा, देखिए समीकरण क्या थी, पी ए बराबर पी नोट है एक्स, यानी कि पी ए बराबर पी नोट है, यहाँ एक्स से था ना, तो एक्स ए की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस के एक्स भी, राइट। तो पी ए बराबर हो जाएगा पी नोट ए, क्योंकि अब इस पी नोट ए की हम अंदर गुणा करेंगे, पहले एक से गुणा करेंगे और फिर एक्स बी से गुणा करेंगे, तो क्या मिलेगा देखिए जरा, पी ए बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, राइट है ना। तो पी नोट ए एक्स बी, पी नोट ए एक्स बी, देखिए क्या करेंगे हम, इसको इधर लेकर जाओ और इसको इधर लेकर आ जाओ, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, पी नोट ए एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता है कोई भी संख्या हो, यदि वह माइनस की है तो दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी। तो देखिए ये प्लस है, इधर आया तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस इधर गया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक्स बी को हम यहाँ रखेंगे और पी नोट ए को इधर ले जाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा, ठीक है। इसे भी राउल्ट का नियम कहते हैं प्यारे बच्चों, ये भी राउल्ट के नियम का सूत्र होता है। आगे समझ लिए, अभी हम और इसको ड्राइव करें और इसको हम मॉडिफाई करेंगे, देखिए और सूत्र आने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहना वीडियो को। अब आपको लिखना है इसका आगे वी नाउडेट प्यारे बच्चों, क्या लिखना है, वी नाउडेट मोल प्रभाज, क्या लिखना है, मोल प्रभाज प्यारे बच्चों। मोल प्रभाज मैंने अभी आपको बताया था क्या था मोल प्रभाज, मोल प्रभाज था एक्स बी बराबर एन बी बटे एन बी प्लस एन ए, यानी कि आपको जब मोल प्रभाज का आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा मोल प्रभाज उसके अंदर विलय और विलायक होता है। आपको पता है विलयन में कितने घटकों से मिलकर बनता है बच्चों, विलयन जो है 2 घटकों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो विलय के घटक और विलायक के घटक, इन दोनों का अलग अलग जो मोल प्रभाज होता है और इन दोनों का योगफल वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसके अंदर जो विलय होगा उसका मोल प्रभाज होगा प्यारे बच्चों एक्स बी बराबर एन बी बटे एन बी प्लस एन ए। तो ये सूत्र समझिए किसका मोल प्रभाज है, ये विलय का मोल प्रभाज है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा 10। अतः पी नोट ए, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, ये जो बच्चों पी नोट, ये जो पी नोट है ये वाला, इसको हमने यही रहने दिया, एक्स बी की जगह हमने इसको रख दिया, बस इतना किया है, ठीक है। तो हमने चेंज किया है, देखिए पी नोट ए माइनस पी ए बटे पी नोट ए बराबर एन बी बटे एन बी प्लस एन ए। तो ये किसका मान है बच्चों, ये मोल प्रभाज है, किसका, विलय का मोल प्रभाज। हमने कहा किसकी जगह रखा है, हमने रखा है बच्चों इसको एक्स बी की जगह, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते जाइए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तनु विलयनों के लिए आपको पता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि राउल्ट ने सन 1986 में तनु विलयनों के वाष्पदाब को समझाने के लिए एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। तो तनु विलयनों की बात होगी, यहाँ पर किसकी बात होगी बच्चों, यहाँ बात होगी तनु विलयनों की, राइट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तनु विलयन के बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट है बेटा। तो देखिए पी नोट ए माइनस पी नोट ए बराबर एन बी बटे एन ए, राइट, ये हो जाएगा। तो ये जो सूत्र है पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए बराबर एन बी अपॉन एन ए, तो ये आया कहां से, देखिए तनु विलयनों में होता क्या है कि एक गिलास जल लीजिए, एक गिलास एक चम्मच चीनी लीजिए, थोड़ी सी लीजिए, ठीक है, क्योंकि मीठा ही तो करना है। तो हमेशा याद रखना विलय ज्यादा, विलय कम होगा विलायक ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है तनु विलयनों में एन बी जो होगा छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, किससे, एन ए से, यानी कि विलायक से विलय बहुत छोटा होगा, यानी कि एन जो है विलय के मोलों की संख्या है, सॉरी एन जो है मोलों की संख्या एन ए विलायक के मोलों की संख्या, एन बी विलय के मोलों की संख्या, तो ये जो होगी ना बहुत कम होगी, ये बहुत ज्यादा होगी, राइट। आते हैं अब हम क्या करेंगे, एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एन बी का मान बहुत कम होता है विलायक की तुलना में, ठीक है, आपको पता है। अब जो सूत्र मिलेगा एन बी की जगह हम क्या रख देंगे, नेग्लेक्ट करके 0 रख देंगे, ठीक है। पी नोट माइनस पी ए, राइट, बटे पी नोट ए बराबर एन बी बटे एन ए। तो देखिए ऊपर वाला जो एन बी है इसको 0 नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपको नीचे वाले एन बी को 0 कर देना है और एन ए को एन ए ही लिख देना है, ठीक। तो आपको मिलेगा यहाँ से एन बी बटे एन ए, समीकरण को 5 मान लीजिए।
ठीक है बच्चों आपने इसको क्या मान लिया, समीकरण 5 मान लिया। एक सूत्र याद रख लेना बस यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, मोलों की संख्या का सूत्र होता है n बराबर W अपॉन m। ठीक है, क्यों तो क्या सूत्र होता है मोलों की संख्या का, n बराबर W अपॉन m। तो W जो होता है बच्चों ये भार होता है और ये m जो होता है अणु भार होता है। ठीक है, तो सूत्र होता है मोलों की संख्या का भार बटे अणु भार। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भार भी निकालना सिखाएंगे और अणु भार में निकालना सिखाएंगे। ठीक है, पहले आप राउल्ट के नियम को समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़े ध्यान से इसको देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है इस बार। ठीक है, तो जरूर आप जो है इसको याद कर लीजिए, इसकी तैयारी कर लीजिए। अब यहाँ क्या लिखना है बच्चों, बट क्या लिख दोगे, बट एन बी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है विलय के मोलों की संख्या क्या होती है बच्चों, विलय के मोलों की संख्या का सूत्र होता है एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। मैंने बताया था, देखो मैंने यहाँ भी लिख दिया है। डब्ल्यू जो होता है बच्चों भार होता है, क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है भार, राइट। नीचे जो एम ही होता है अणु भार, यानी कि इसे कहते हैं वेट, इसे कहते हैं मोलिकुलर मास। ठीक, तो एन होता है मोलों की संख्या। तो देखिए आप जो विलियन जो होगा, विलियन में अंदर कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक विलय होता है और दूसरा विलायक होता है, राइट। अब दोनों के अलग अलग मोल्स निकालेंगे, राइट है ना। अब दोनों के अलग अलग मोल्स निकालने के लिए उनके रेस्पेक्ट में हम क्या लिख देंगे, बी। जो अगर हम बी लिखेंगे तो वो विलय हो जाएगा और ए लिख देंगे तो विलायक हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा। इसी प्रकार से एन बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी। क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ है कि विलय के मोलों की संख्या, विलय का भार, राइट, और विलय का अणु भार, राइट। इसी प्रकार से विलायक भी उसके अंदर होगा जो कि ज्यादा मात्रा में होता है। तो एन ए बराबर हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक के मोलों, विलायक का अणु भार, राइट है ना। विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार, राइट। जैसे बेंजीन दे देगा आपको तो उसका अणु भार निकालना पड़ेगा। यहाँ पर विलय है, यहाँ पर विलय है, उसका भार निकालना है, अणु भार निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा भार और अणु भार कैसे निकाला जाता है, डब्ल्यू ए बटे एम ए, राइट है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा एन बी और एन ए का मान आपके पास आ गया। अब क्या करना है, तो सूत्र क्या था जो आपको मैंने बताया था, समीकरण 5 क्या थी, उसमें हम एन ए बी और एन ए का मान रख देंगे तो देखिए सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रख देना है आपको, एन ए और एन बी का मान, एन बी तथा एन ए के मान समीकरण 5 में रखने पर अब क्या करना है, एन बी और एन ए के मान कहाँ रख देने हैं, समीकरण 5 में रख देंगे, राइट है ना। तो समीकरण 5 में देखिए जहां एन बी होगा वहां डब्ल्यू बी बेटे एम बी का मान रखना है, और जहां एन ए होगा वहां डब्ल्यू ए और एम ए का मान रखना है। बराबर में जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। क्लियर है बेटा। तो देखिए डब्ल्यू बी बेटे एम बी हो जाएगा और डब्ल्यू ए बटे एम ए हो जाएगा बराबर पी नोट ए माइनस पी बटे पी नोट है, राइट। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनते रहना। देखिए डब्ल्यू बी ऊपर है, एम बी नीचे है, डब्ल्यू ए ऊपर है, एम ए नीचे है। देखिए जो जो ऊपर है वो सबसे नीचे वाले की गुणा में चला जाएगा। देखो कैसे, डब्ल्यू बी के गुणा में कौन आ जाएगा, एम ए। देखो डब्ल्यू बी के गुणा में कौन आ गया, एम ए आ गया, नहीं आ गया, डब्ल्यू बी के गुणा में क्या। अब क्या करना है, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यू बी गुणा एम ए, क्योंकि ये ऊपर है और सबसे नीचे वाला, ऊपर और सबसे नीचे वाला ये दोनों गुणा में हो जाएंगे, और ये वाला और ये वाला ये दोनों आपस में गुणा में हो जाएंगे। ठीक है, तो पी नोटे सूत्र आएगा निकलकर, पी नोटे माइनस पी ए बटे पी नोटे बराबर डब्ल्यू बी गुणा एम ए बटे डब्ल्यू ए गुणा एम बी। ठीक है ना, ये सूत्र आया है। तो इसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। क्या कहते हैं इसको बच्चों, विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, राइट है ना। ये जो है बच्चों डब्ल्यू बी, इसे कहते हैं विलय का भार, राइट, और एम ए कहते हैं विलायक का अणु भार, राइट है, याद रखना है इसको। और इसे कहते हैं डब्ल्यू ए को विलायक का भार और एम बी को कहते हैं विलय का अणु भार। क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार से इस नियम को, यह नियम भी क्या कहलाता है, राउल्ट्स का नियम कहलाता है, राइट। इसको भी क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे भी हम राउल्ट का नियम कहते हैं। क्लियर है नहीं। तो देखिए राउल्ट का नियम हो गया तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और दोबारा भी समझ में आता तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन है यही है। देखिए आप राउल्ट के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आता है कि राउल्ट के नियम को समझाए और उसकी सीमाएं को भी बताइए। तो अगर आप सीमाएं भी पढ़ लेंगे तो समझिए आप जो है राउल्ट के नियम को पूरा कर पाएंगे। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, तो प्यारे बच्चों राउल्ट के नियम की सीमाएं
निम्न प्रकार है। ठीक है, तो आपने परिभाषा पढ़ी थी, चलिए परिभाषा और इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या इंपोर्टेंस है। जिस बच्चे ने परिभाषा अच्छे से समझी है तो वो नियम अपने आप लिख कर आ जाएगा। समझो कैसे, देखिए यह नियम केवल बच्चों, यह नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। तो प्यारे बच्चों इन्होंने बोला है कि तनु विलयनों पर। अरे एक बात बोली थी नहीं जब आपने इस नियम को स्टार्ट किया था पढ़ना, जब वीडियो को स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि राउल्ट ने सन 1986 में तनु विलियनों के वासदाप को, तनु विलियनों के, किसके प्यारे बच्चों, तनु विलियनों के वासदाप को समझाने के लिए एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर एक जो सीमा हो जाएगी बच्चों, यही हो जाएगी, यह नियम केवल और केवल तनु विलियनों पर ही लागू होता है, प्यारे बच्चों सांद्र विलियनों पर लागू नहीं होता है। क्लियर है ना बच्चों, ये बात समझ में आई। ये कैसे विलियनों पर लागू होता है, ये तनु विलियनों पर लागू होता है, ये सांद्र विलियनों पर लागू नहीं होता। नंबर 2, यह नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। तो प्यारे बच्चों यह नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। तो देखिए दूसरा जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, मैंने बोला था एक बात याद रख लो कि ये जो नियम है ये स्थिर ताप पर लागू होता है। ताप कैसा रहेगा बच्चों, ताप रहेगा स्थिर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ताप को आपको स्थिर लेना पड़ेगा, तो ये नियम जब ही लागू होगा तो दूसरा नियम हो जाएगा परिभाषा के अनुसार, यह नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। क्लियर है ना बेटा, तो इस प्रकार से दूसरा नियम बन जाएगा। कहां से आया ये भी बच्चों परिभाषा से ही बनकर आया। परिभाषा अगर आपने समझ ली है तो आप नियम भी लिख दोगे। नंबर 3, यह नियम अवाष्पशील विलेय, हाँ देखो मैं, विलेय पदार्थों के द्वारा विलयनों पर ही लागू होता है। ठीक है, तो मैंने आपको तीसरी बात वहां बोली थी, एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट है वो समझ लेना कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक है, तो ये नियम किन पर लागू होगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयनों पर ही लागू होगा, वाष्पशील विलेय पदार्थों द्वारा बने विलयनों पर लागू नहीं होगा। राइट है ना, तो ये अवाष्पशील विलेय पदार्थों के द्वारा बने विलयनों पर ही लागू होता है। तो ये जो तीनों आपने सीमाएं लिखी है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों सीमाएं हैं ये जो आपने परिभाषा से ही लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम जो है सूत्र भी लेकर आए हैं ड्राइव करके, और हमने इसकी सीमाएं भी पढ़ ली, हमने इसकी परिभाषाएं भी कर ली हैं, और हमने इसके सूत्र को अच्छे से ड्राइव भी कर लिया है। तो इस प्रकार से अगर आप करके आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर तो समझ लीजिए आपका एक नंबर कटने वाला नहीं है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेगा। और लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया, जैसे मैं लिखा है मैंने, अगर आप ऐसे ही लिख कर आए तो यकीन मानिए एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा और आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा। तो इस प्रकार से आप 70 में से 70 ला सकते हैं। राइट है, तो आप एक अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।